आज हम शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। अमेरिका के संविधान में न केवल शक्तियों के पृथक्करण को ही अपनाया गया है, बल्कि नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया गया है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू को माना जाता है। मॉन्टेस्क्यू को शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का जनक कहा जाता है। अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को किन रूपों में अपनाया गया, इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अर्थ क्या है। सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य कानून बनाना है। कार्यपालिका का कार्य उन कानूनों के अनुसार उन कानूनों को क्रियान्वित करना है, उन कानूनों के अनुसार शासन चलाना है। और न्यायपालिका का कार्य उन कानूनों के अनुसार निर्णय करना है। सरकार के तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हो, उन्हें अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहना हो या अपने कार्य क्षेत्र तक सीमित रहें। उनके द्वारा दूसरे अंगों, सरकार के दूसरे अंगों के कार्यों को प्रभावित न करने या उन पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा न की जाए। कहने का मतलब, सरकार के एक अंग दूसरे अंगों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। तो इस प्रकार की कार्यप्रणाली को, सरकार की इस प्रकार की कार्यप्रणाली को शक्ति पृथक्करण के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के संविधान में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपनाया गया है। अमेरिका संविधान के निर्माता अमेरिका में एक सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे। इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि शासन अत्यधिक शक्तिशाली होकर नागरिक स्वतंत्रताओं को आघात न पहुंचा सके। इसलिए उन्होंने संघीय शासन को अपनाया। संविधान में प्रथम 10 संशोधन करके मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की और शक्ति विभाजन के सिद्धांत को इस तरह से उन्होंने अपनाया। संविधान निर्माता मॉन्टेस्क्यू के शक्ति विभाजन के सिद्धांत से प्रभावित थे। उनका विश्वास था कि जितनी अधिक शक्ति होती है, उतनी ही अधिक उसके दुरुपयोग की आशंका रहती है। अमेरिका के संविधान में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपनाने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है और न ही संविधान में किसी स्थान पर शक्ति विभाजन के सिद्धांत को परिभाषित किया गया है। लेकिन शक्ति विभाजन सिद्धांत अमेरिका संविधान की मूल भावना है। संविधान के प्रथम 3 अनुच्छेदों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संविधान शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। संविधान के ये अनुच्छेद इस प्रकार है। अनुच्छेद 1 खंड प्रथम, संविधान में प्रदान की गई समस्त व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां कांग्रेस में निहित होंगी। अनुच्छेद 2 खंड प्रथम, समस्त कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 3 खंड प्रथम, न्याय संबंधी समस्त शक्ति एवं सर्वोच्च न्यायालय उन नीचे के न्यायालयों में निहित होगी, जिन्हें कांग्रेस समय समय पर प्रतिष्ठित एवं स्थापित करेगी। इस प्रकार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संविधान निर्माता चाहते थे कि न केवल सिद्धांत में वरना व्यवहार में भी सरकार के इन 3 अंगों की प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए तथा उनके द्वारा अपने कार्यों का संपादन एक दूसरे से अधिकाधिक स्वतंत्र रहते हुए किया जाना चाहिए। अतः
संविधान सरकार के इन अंगों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका के संविधान में निम्न व्यवस्था की गई है। शासन के तीनों अंगों के सदस्यों के चयन की भिन्न भिन्न प्रक्रिया को अपनाया गया। कांग्रेस, जिसके 2 सदन है, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल के द्वारा अर्थात जनता द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट के अनुसमर्थन पर राष्ट्रपति के द्वारा होती है। यद्यपि आज राष्ट्रपति के परोक्ष निर्वाचन की बात केवल सिद्धांत में ही है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने सरकार के 3 अंगों के लिए क्रमशः प्रत्यक्ष निर्वाचन, परोक्ष निर्वाचन और मनोनयन की पद्धति ये सोचकर अपनाई थी कि सरकार के 3 अंगों की प्रकृति अलग अलग रहे। तो इस तरह से किस प्रकार अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। एक तो सरकार के तीनों अंगों के सदस्यों के चयन की भिन्न भिन्न प्रक्रिया को अपनाते हुए, दूसरा शासन के एक ही अंग की सदस्यता का प्रावधान। अमेरिका में कोई भी नागरिक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका सरकार के इन 3 अंगों में से किसी एक अंग की सदस्यता ही प्राप्त कर सकता है। यानी अमेरिका में कोई नागरिक सरकार के 3 अंगों में से किसी एक ही अंग का सदस्य हो सकता है। यदि कांग्रेस के किसी सदस्य को मंत्रिपरिषद का सदस्य अथवा न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया जाए तो पद ग्रहण से पूर्व उसे कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र देना होता है। यह व्यवस्था ब्रिटेन की व्यवस्था से नितांत विपरीत है। 30 सरकार के विभिन्न अंगों का अलग अलग कार्यकाल और कार्यकाल की निश्चितता। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष है, सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति जीवन पर्यंत के लिए होती है और वे सदाचार पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त इन सभी संस्थाओं का कार्यकाल निश्चित है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। राष्ट्रपति कांग्रेस के किसी भी सदन को समय से पूर्व भंग नहीं कर सकता और कांग्रेस केवल महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर ही राष्ट्रपति अथवा न्यायाधीश को पदच्युत कर सकती है। महाभियोग असामान्य और अत्यधिक कठिन प्रक्रिया है। चौथा, विविध अंगों के सदस्यों के उत्तरदायित्व के संबंध में विभिन्नता। संविधान के द्वारा भी चुनाव के संबंध में जो व्यवस्था की गई है उसके आधार पर प्रतिनिधि सभा का सदस्य अपने आप को जिले के मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी समझता है। सीनेट का सदस्य स्वयं से संबंध संघ की इकाइयां या संपूर्ण राज्य के प्रति उत्तरदायी समझता है। राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी है। न्यायाधीश संविधान के प्रति उत्तरदायी है। इन सब के अतिरिक्त शक्ति विभाजन सिद्धांत से प्रभावित होने के कारण ही अमेरिका में संसदात्मक शासन व्यवस्था को नहीं वरना अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। इस प्रकार संविधान शासन की विविध शक्तियों के प्रयोग के लिए अलग अलग संस्थाओं और पदाधिकारियों की व्यवस्था करता है। शासन का प्रत्येक अंग अपनी शक्तियां सीधे संविधान से प्राप्त करता और प्रत्येक अंग न केवल संवैधानिक और पर्याप्त सीमा तक राजनीतिक दृष्टि से भी शासन के अंगों से स्वतंत्र है। सरकार के अंगों की एक दूसरे से यह स्वतंत्रता ही शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का मूल तत्व है, जिनकी सुनिश्चित व्यवस्था अमेरिका संविधान में की गई है। अमेरिका न्यायपालिका भी शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अमेरिका संविधान का एक प्रमुख आधार मानती है। इसकी रक्षा के लिए सदैव प्रयत्नशील है।